हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार और एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। बिल्कुल नमस्कार भाई, सबको मेरा नमस्कार। चलिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो था हमारे पास में जंतु ऊतक और मैंने ये कहा था कि जंतु ऊतक की जो पूरी जानकारी है लगभग मैंने दे दी थी, लेकिन आपको मैं बता दूं जंतु ऊतक में से कुछ जानकारी और मैंने यहां इकट्ठी की है और वो जानकारी कक्षा 9वीं 10वीं में नहीं है तो बहुत कम है। ज्यादातर जो चीजें हैं मैंने कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी से जोड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज की क्लास में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको पूरा याद करो, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहां से कुछ शब्द आपको और याद करने चाहिए। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, जंतु ऊतक 4 प्रकार के हम पढ़ रहे थे, ये आपको बहुत अच्छे से पता है और आपने पढ़ा भी है। जंतु ऊतक को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला हमारे पास में था उपकला ऊतक, एपिथीलियम ऊतक। तो भाई साहब क्वेश्चन आना है तो यहीं से आना है। देखो मैं बार बार आपसे कह चुका हूं, यदि क्वेश्चन आना है तो उपकला ऊतक पे से आना है और शायद जितना बेहतर से बेहतर मैं इस एपिथीलियम ऊतक को पढ़ा सकता हूं मैंने इसको पढ़ाया है। बहुत अच्छे से चित्रों से समझाने की कोशिश की है और शायद मुझे 100% विश्वास है कि एपिथीलियम ऊतक आपको समझ में आ गया होगा और यहां से क्वेश्चन आएगा। मैं हर वीडियो में जिक्र कर रहा हूं कि क्वेश्चन कहां से आ सकता है, किस ऊतक से क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपसे बार बार इस चीज के ऊपर जिक्र कर रहा हूं। आज की क्लास में मैं आपको संयोजी ऊतक की कुछ जानकारी यहां पे देता हूं। संयोजी ऊतक में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया कि आपसे वो यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला और पूछेगा तो पढ़ा चुका हूं। उसका रीजन है, मैं अभी आपको बता देता हूं। अब ध्यान से सुनिए, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो साइंस वाले स्टूडेंट भी पहली बार अच्छे से सुन रहे हैं। आर्ट्स वालों की बात तो खैर अलग है मेरे भाई, आर्ट्स वालों को तो दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आर्ट्स वालों से तो मैं ये कहता हूं, जहां मैं ये बोल रहा हूं ये तो याद करना ही है, ये तो याद करना ही है, वो तो याद करना ही है। अलग से बना लो भले कि भाई उन लाइनों को अलग से बना लो कि सर ने ये बोला कि ये तो याद करना ही है, ये तो याद करना ही है, उसको अलग से बना लो। भले डावरा सर के नाम से एक अलग से एक छोटी सी बुकलेट बना लो और उन उन चीजों को लिखो, ये तो याद करना ही है, और छोड़ दो साइड की चीजों को। अब जैसे आज संयोजी ऊतक में मैं बोलूंगा कि ये तो याद करना ही है, वो कर लेना, अपना काम चल जाएगा। क्योंकि देखिए यार दोस्त, ये चीजें वास्तव में पढ़नी पड़ती है और तभी जाके क्वेश्चन सही होते हैं। मैंने ऊतक को मेरे हिसाब से समाप्त कर दिया है, फिर भी मेरे को लगा कि कुछ शब्द कक्षा 11वीं से और ले रहा हूं आज, उनमें से कुछ शब्द याद करना है, कुछ शब्द याद करना है। सुनिए, आज हम बात करेंगे संयोजी ऊतक, बोले तो कनेक्टिविटी टिश्यू। दोस्तों, आपने ये तो सबने सुना है और शायद पक्का मैंने एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कोई भी भाई बीच में से वीडियो नहीं देखे। प्लीज आपसे निवेदन है कि मैंने नंबर लगा रखा है। सबसे पहले आप जंतु विज्ञान पढ़ो, जिसमें नंबर 1 सिलेबस, जीव विज्ञान का परिचय, ब्लड ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर। वहां से प्लीज मैंने टॉपिकों के नंबर डाल रखे अच्छे से, तो आप एक बार कोई भी भाई बीच में से कत्ते नहीं पड़े, मेरी बिल्कुल गारंटी नहीं है। आप शुरू से देखते आइए। तो अगर कोई स्टूडेंट नया है तो प्लीज नंबर 1 से पहले जूलॉजी पढ़ना। जूलॉजी में टॉपिकों के नंबर लिख रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 17 18 क्लास चैप्टर वहां पढ़ाए हैं। फिर वनस्पति विज्ञान पढ़ना, चैप्टर लगा रखे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं क्रमबद्ध तरीके से पढ़ो, अच्छे से पढ़ते चलो। जिनको जल्दबाजी है, पूरा फिजिक्स रिकॉर्डेड अच्छे से डाल रखा है, पूरा बायोलॉजी रिकॉर्डेड हो चुका है और केमिस्ट्री भी पूरी हो चुकी है। चलिए
आज हम बात करेंगे संयोजी ऊतक पर। मैं जो जो बोलूं वो ही याद करना है। ठीक है गुरुजी, हमने मान ली, आप जो बोलोगे वो ही याद करेंगे। सुन ले भाई, नंबर 1 संयोजी ऊतक। संयोजी जो ऊतक है भ्रूणीय मीजोडर्म से बनता है। बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत बढ़िया शब्द है। एक एक लाइन समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। एक बात आपको समझ में आ रही है, मैंने ये बोला है कि हमारे शरीर का हर एक अंग, हमारे शरीर का हर एक अंग 3 लेयरों से मिलकर बना है। शुरू में जब हमारे शरीर के जो जो अंग बनते हैं वो ये 3 लेयरों से बनते हैं। ये 3 लेयर होती है। फिर हर बार लिख रहा हूं मैं। इसको चेक करेंगे ये क्या कहता है। देखिए, ये सबसे बाहर की लेयर होती है एक्टोडर्म, बीच वाली लेयर होती है मीजोडर्म और अंदर वाली लेयर होती है एंडोडर्म। 3 लेयर होती है जब हमारा शरीर बनता है। रवि, ये क्वेश्चन पूरा मैं चेक करूंगा, एक बार इसको व्हाट्सएप पर आप सेंड करना। देखिए, हमारे शरीर का हर एक अंग इन 3 लेयरों से मिलकर बनता है। तो वो ही चीज है, आपसे वो योग कह रहा है कि भाई ये जो संयोजी ऊतक है इसका निर्माण भ्रूण की कौन सी लेयर से होता है। तो इसका निर्माण भ्रूण के मीजोडर्म, बीच वाली लेयर है, बीच वाली लेयर को बोलते हैं मीजोडर्म। मीजोडर्म बीच वाली लेयर से मीजोडर्म बोलते हैं, मीजोडर्म। इससे तरल संयोजी, ये जो हमारा ऊतक है ना, कनेक्टिविटी टिश्यू, इस कनेक्टिविटी टिश्यू का जो निर्माण होता है ये मीजोडर्म से होता है। इसके बाद दूसरी लाइन ये है हार्ट विंग। हार्ट विंग वैज्ञानिक का नाम है, कक्षा 11वीं में लिख रहा है। हार्ट विंग ने 1883 में मीजोडर्म से बनने वाले सभी ऊतकों को मीसेनकाइमा, मीसेनकाइमा के नाम से संबोधित किया था। देखिए दोस्तों, एक वैज्ञानिक का नाम है हार्ट विंग। ये वो बच्चा पढ़ रहा होगा ये शब्दों को जो तगड़ी तैयारी में ढल रहा होगा, कोई आरएस की मान लो या कोई नीट की मान लो या सेकंड ग्रेड की मान लो, फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहा होगा ना, उसको ये नाम याद होगा। दूर दूर तक ग्रुप डी, रेलवे, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है इन नामों का। फिर भी मैं कह रहा हूं, एक वैज्ञानिक का नाम है हार्टवी। इन्होंने क्या कहा कि मीजोडर्म से जो भी ऊतक बन रहा है, मीजोडर्म से जो भी ऊतक बनेगा उन ऊतकों को हम एक ही नाम देंगे, मीसेनकाइमा। तो मीजोडर्म, मीसेनकाइमा, मीजोडर्म से जो ऊतक बनेंगे उनको हम क्या नाम दे देंगे, मीसेनकाइमा। ठीक है सर। तीसरी लाइन, संयोजी ऊतक शरीर का लगभग 30% भाग बनाता। अच्छा क्वेश्चन है। हमारे शरीर का जो भी वजन आपको दिखाई दे रहा पूरे शरीर का, लगभग 30% भाग में संयोजी ऊतक है। गुरुजी संयोजी ऊतक है 30% शरीर में? संयोजी ऊतक है 30%। अब सुनो अच्छे से, संयोजी ऊतक में देखो एक तो क्या क्या आता है। संयोजी ऊतक में एक तो आ गया आपका ब्लड आ गया, पूरे शरीर में ब्लड भरा हुआ है, 5 से 6 लीटर तो ब्लड है ही है शरीर में। तो ब्लड क्या है, संयोजी ऊतक है। इसके बाद में हमारे शरीर की पूरी हड्डियां, हाँ गुरुजी, ये हड्डियां भी संयोजी ऊतक का ही तो भाग है। तो शरीर में हड्डियों का भी वजन है खूब सारा। इसके अलावा उपास्थि, उपास्थि मतलब नरम हड्डियां, नरम हड्डियां, ये भी शरीर के अंदर है। ये भी शरीर का कुछ ना कुछ, ये भी संयोजी ऊतक से बना हुआ है। इसके बाद में लिगामेंट, जी भाई, ये भी संयोजी ऊतक का ही भाग है। टेंडन या कंडारा, ये भी संयोजी ऊतक का ही तो भाग है, टेंडन या कंडारा। और ब्लड के साथ साथ एक नाम और मैंने बोला था, लसीका। ये सफेद खून होता है हमारे शरीर में, लसीका। ये सब क्या है, ये सब संयोजी ऊतक के ही भाग है। समझने की कोशिश करो। कोई आपसे कहे ब्लड क्या है,
ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अस्थि क्या है? ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। उपास्थि क्या है? संयोजी ऊतक का भाग है। लिगामेंट संयोजी ऊतक का भाग है। टेंडन कंडारा संयोजी ऊतक का भाग है। लसिका संयोजी ऊतक का भाग है। तो ये सब मिलकर शरीर का 30% भाग बनाता है। यह विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों के बीच में रहता है। ये जो संयोजी ऊतक है कोशिकाओं में पाया जाएगा, ऊतकों में, अंगों में के बीच में रहता है तथा इनको परस्पर बांधने या जोड़ने का काम करता है। संयोजी ऊतक का काम है इनको बांधे रखना, शरीर की चीजों को जोड़े रखना। ये सब काम किसके है? संयोजी ऊतक का। वापस सुनो लाइन को, अच्छी अच्छी लाइन छांट लो। पूरे संयोजी ऊतक में से 30 लाइन अच्छी छांट लो, 30 लाइन बस। बाकी का तो ब्लड तो पढ़ा ही दिया, ब्लड की तो कम से कम 100 लाइनें पढ़ा दी, वो अलग बात है, इस संयोजी ऊतक से जुड़ी हुई। अगला पॉइंट सुनो। संयोजी जो ऊतक है मूल रूप से तीन घटकों जैसे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब होता है तरल पदार्थ। संयोजी ऊतक तीन चीज, संयोजी ऊतक के अंदर तीन चीज देखने को मिलेगी। मैट्रिक्स मतलब तरल पदार्थ, जैसे ब्लड क्या है? एक तरह का तरल पदार्थ है, मैट्रिक्स है। और संयोजी ऊतक में सेल्स भी देखने को मिलेगी तथा फाइबर, तंतुओं का बना होता है। मतलब संयोजी ऊतक तीन चीजों से मिलकर बनेगा। संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होगा, संयोजी ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बना है और इसमें फाइबर या तंतु पाए जाते हैं। मतलब संयोजी ऊतक जो है मूल रूप से तीन घटकों से मिलकर बना है। संयोजी ऊतक जो आप बोल रहे हो ना, जैसे आपने ब्लड कह दिया तो ब्लड जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कोशिकाओं से मिलकर बनी है, संयोजी ऊतक और तंतुओं से मिलकर बना हुआ है। तो संयोजी ऊतक को बनाने में तीन चीज भाग लेगी। संयोजी ऊतक तीन चीजों से मिलकर बना है, मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर। तीन चीजों से मिलकर बना है हमारा संयोजी ऊतक। अब यहां पर देखो, ये जो अभी तंतुओं के देखो, संयोजी ऊतक को बनाने में कौन कौन भाग ले रहा है? मैट्रिक्स, कोशिकाएं और तंतु। अब इन्होंने कहा है कि भाई ये जो तंतु होते हैं ना, तंतु जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। मत करना याद है, आफड़ी रेंज से बहुत दूर है चीज, मत करना याद है। जैसे एक होते हैं श्वेत कोलेजन तंतु। ये तंतु तीन तरह के होते हैं। श्वेत कोलेजन तंतु ये सफेद होते हैं और लोच रहित तंतु होते हैं। लोच मतलब इनमें लचक नहीं पाई जाती है। छोड़ो, याद मत करना भाई, फिर भी सुन लो, याद मत करना। तंतु जो होते हैं ना ये तीन प्रकार के होते हैं। श्वेत कोलेजन तंतु, एक होते हैं पीले इलास्टिन तंतु, ये पीले होते हैं कलर में और इनमें लोच इलास्टिक मतलब एक तरह से इलास्टिक मतलब बोल सकते हो कि इनमें लचीलापन होता है। और तीसरा है श्वेत रेटिकुलर तंतु। ये तंतु जाली के समान और परस्पर एक दूसरे से उलझे रहते हैं, लोच रहित होते हैं। इनमें इलास्टिन जो है वो नहीं पाया जाता है। तंतु मतलब संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक तीन चीजों से मिलकर बना है। नंबर एक मैट्रिक्स, नंबर दो कोशिकाएं और नंबर तीन तंतु। तो ये तंतु भी तीन तरह का हो गए, शायद इनकी जरूरत आपको कभी भी नहीं पड़ेगी। क्लियर है? जो विद्यार्थी चाहे कि इनको हमको पढ़ना ही नहीं, छोड़ देना, अभी के अभी छोड़ देना, लेकिन फिर भी मेरा काम है चीजों को बताना। लेकिन जो कह रहा है सर छोड़े तो छोड़ दो। अब आता है संयोजी ऊतक के प्रकार। बहुत अच्छा, ये है बंटवारा। टाइप ऑफ कनेक्टिविटी टिश्यू, संयोजी ऊतक के प्रकार। भाई ध्यान से सुन, मैट्रिक्स और तंतुओं की रचना के आधार पर, किसके आधार पर? बंटवारा, संयोजी ऊतकों का बंटवारा, संयोजी ऊतकों का बंटवारा। देखो वैसे तो मैंने कह दिया ब्लड संयोजी ऊतक है, लसिका संयोजी ऊतक है, अस्थि संयोजी ऊतक है, उपास्थि संयोजी ऊतक है, टेंडन या कंडारा संयोजी ऊतक है और लिगामेंट संयोजी ऊतक है। लेकिन मैट्रिक्स और तंतुओं के आधार पर संयोजी ऊतक को तीन भागों में बांट दिया।
संयोजी ऊतक का बंटवारा हो रहा है। किसके आधार पर? किसके आधार पर? दो चीजों के आधार पर, मैट्रिक्स और तंतुओं के आधार पर संयोजी ऊतक का बंटवारा हो रहा है। करो गुरुजी, बट कर दो, बट कर दो। गांवों में भी बंटवारा होता है भाई साहब, तो गांवों में बंटवारा का पंच पटेल बैठ जाते हैं और उसका आधार क्या है, जो भी चीजें हैं घर के अंदर उनका बंटवारा कर दो, लेकिन कुछ तो आधार होगा कि भैया बंटवारे का आधार क्या रहेगा, तो ये शर्तें रहेगी भाई साहब। घर के अंदर जो बड़ा भाई है सबसे पहले, सॉरी सबसे पीछे उसको मिलेंगी चीजें, सबसे पहले बंटवारे में जो छोटा भाई होगा उसको सबसे पहले चीजें मिलती है, तो शर्तें है। ऐसे ही भाई साहब मैट्रिक्स और तंतुओं के आधार पर हम संयोजी ऊतक के बंटवारा करने जा रहे हैं। थोड़ा सा यहां से क्वेश्चन लग सकता है, देख लेना। कनेक्टिविटी टिश्यू पहला है वास्तविक संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक, इसकी कुछ विशेषता पढ़ूंगा। दूसरा कंकालीय संयोजी ऊतक, तीसरा द्रव द्रव संयोजी ऊतक। मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे कोई पूछेगा ब्लड, ब्लड क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, लेकिन कैसा संयोजी ऊतक है? द्रव संयोजी ऊतक, द्रव संयोजी ऊतक। ब्लड एक प्रकार का तरल, द्रव बोल दो, द्रव बोल दो या तरल बोल दो, लो भाई। मैंने सोचा भाई कोई चीज है तो उसको और पढ़ा दो, हो सकता है गलती से कोई क्वेश्चन आ जाए और वो याद रह जाए आपको। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, लसिका एक प्रकार की तरल संयोजी ऊतक है, अस्थि अस्थि एक प्रकार का कंकालीय संयोजी, सब संयोजी ऊतक है, सब संयोजी ऊतक है। ये अस्थि का नाम रख दिया कंकालीय संयोजी ऊतक, उपास्थि एक प्रकार की संयोजी ऊतक है। अगला, ये कुछ ऊतक है हमारे पास में। अंतराली ऊतक, ये वास्तविक संयोजी ऊतक है। बसा ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक है। श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक, पीत लोचदार संयोजी ऊतक, जालिका में संयोजी ऊतक, श्लेष्मी संयोजी ऊतक। ये है वास्तविक संयोजी ऊतक के प्रकार। ये थोड़ा सा यहां से कुछ चीजें एडवांस चल रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस है। तो संयोजी ऊतक को तीन भागों में बांटो, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल। अब देखो एक चीज मैं फिर क्लियर कर दूं भाई, आपको बार बार कहना नहीं पड़े। देखो ब्लड वाला टॉपिक में आपको शुरू में जब हमने जंतु विज्ञान शुरू करी है वहां पूरा पढ़ा दिया, पूरा। अगर यहां नहीं पढ़ा हूं, आप सोचो ब्लड, इसलिए कह रहा हूं कि टॉपिक बहुत कुछ हो चुका है। कोई कहे ब्लड, पूरा पढ़ा दिया मेरे भाई, कंप्लीट, एक नहीं दो नहीं 3 घंटे पढ़ाया है ब्लड। लसिका के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। लसिका ब्लड का ही भाग है, लेकिन इसमें आरबीसी की मात्रा कम होती है। आरबीसी कम नहीं, ये मानो आरबीसी होती नहीं है, इसलिए ये लाल नहीं है। ये कैसा दिखाई देता है? श्वेत। इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है लसिका में, श्वेत रुधिर बोल दो इसको, ठीक है। अस्थि और उपास्थि वाला टॉपिक में कंकाल तंत्र का पूरा टॉपिक पढ़ा चुका हूं। कंकाल तंत्र का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। तो भैया अस्थि और उपास्थि कोई पूछे क्या है, तो बोलना ये कंकालीय संयोजी ऊतक है। ठीक है भैया, हो चुका है ये पार्ट। अब बात आती है इन चीजों की, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं, क्या चीज आपको याद रखनी है। वास्तविक संयोजी ऊतक, इसमें मैट्रिक्स तथा तंतु के अलावा निम्न कोशिकाएं पाई जाती है। भैया 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 सुनिए सुनिए, वास्तविक संयोजी ऊतक में एक नई चीज और है। मैट्रिक्स तो होगा ही, मैट्रिक्स होता है तरल पदार्थ, तरल पदार्थ जो होता है ना उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। फाइबर होंगे ही, इसी के आधार पर ही तो चल रहा है बंटवारा। लेकिन इनके अलावा वास्तविक संयोजी ऊतक में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है।
और उन कोशिकाओं के नाम है, प्लीज हो जाए तो याद करो, नहीं तो मत करो। फाइब्रोब्लास्ट, ये कोशिकाएं पाई जाती है। फाइब्रोब्लास्ट ये संख्या में अधिक चपटी होती है। ये कोशिकाएं कोलेजन तंतुओं का निर्माण करती है तथा घाव भरने के समय सर्वाधिक क्रियाशील होती है। स्कर्वी नामक रोग में इनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। दोस्तों ये कोशिकाएं है। वापस समझने की कोशिश करो, बहुत लेवल की चीज चल रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपके घर परिवार में कोई बच्चा जिसके पास बायोलॉजी है और जिसने 12वीं बहुत अच्छे नंबरों से पास करी है, उससे बात करना शायद वो भी अड़क जाएगा इन चीजों में जाके। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ये देखो जो चीज है उसको याद करने के लिए बोल रहा भैया, याद करनी है। और जो चीज आपको लगे कि सर छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हो, लेकिन मेरा काम है एक अच्छे लेवल तक की चीज आपको बताना। हो सके आप में से कुछ स्टूडेंट्स को कुछ चीजें याद रह जाए। कभी कभी कोई एसएससी सीजीएल वगैरह में फंस जाती है भैया बातें, तब वो चीजें यहां से फंसती है 11वीं की एनसीईआरटी से। देखो, तो मैं ये कह रहा हूं जो वास्तविक संयोजी ऊतक होते हैं उनमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। शैलेश कह रहा है शरीर की 206 हड्डियों के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। बहुत बढ़िया भाई। और एक दो स्टूडेंट मैंने देखे थे, कुछ कह रहे गुरुजी आप पढ़ा रहे हो उसमें से क्वेश्चन फंस जाएंगे क्या। तो मैं एक ही चीज भाई तुझे कहना चाहूंगा, मैं कोई पेपर नहीं बनाता, मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूं अगर मेरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन नहीं किया तो कोई ताकत नहीं कि कोई स्टूडेंट उस क्वेश्चन को कर जाए। इतना जरूर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मेरे विद्यार्थी ने क्वेश्चन नहीं किया तो दुनिया का कोई आदमी नहीं करेगा। कोई तुक्का भले ही दे ले, नहीं तो नहीं। इतनी साइंस कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। और दूसरी चीज, फिर एक चीज फिर बोल रहा हूं, पढ़ने को पढ़ाने को और पढ़ लो, चीजें याद नहीं रहती है मेरे भाई। मेन जो मुद्दा है मेरे भाई वो याद का है, याद का है। याद रखनी पड़ती है चीजें मेरे भाई, और याद रखाने का तरीका डावरा सर के पास में है। इससे सरल भाषा में कोई विज्ञान नहीं सिखा सकता, यह दावे के साथ कह सकता हूं। इतनी विज्ञान इतनी सरल भाषा में कोई नहीं सिखा सकता। पढ़ाने को पढ़ा सकते लोग, पढ़ा रहे ये कर रहे पढ़ा दिया, अरे पढ़ा नहीं, चीजें याद कराओ स्टूडेंट को। तो घबराना नहीं है, अपने आप पे विश्वास रखना कि अगर डाबरा सर ने पढ़ाया है, और सर हम पे तो 40 में से, जैसे रेलवे का एक टेक्नीशियन का एग्जाम हो रहा है तो 40 में से, सर हम पे तो 40 में से 28 ही हो रहे, छोड़ दे, पेन तोड़ दे, बहुत है जो आपने कर दिया वो एकदम ओके है, छोड़ो, पेन तोड़ दो वहीं पे, घुड़ो मत हो। जो आप पे नहीं हो रहा उससे घुड़ो मत हो, घुड़ना है ही नहीं है। कोई नेगेटिव नहीं करना है, कोई आलतू फालतू का तुक्का नहीं देना है परीक्षा के अंदर। यह चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, वास्तविक संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स तो है ही है, तंतु भी है, लेकिन कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। एक है फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं, यह संख्या में अधिक ही होती है, चपटी भी होती है। यह कोशिकाएं कोलेजन तंतुओं का निर्माण करती है। कोलेजन एक प्रोटीन भी होती है, कोलेजन प्रोटीन, याद है क्या। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है कोलेजन। कोलेजन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है कोलेजन। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है कोलेजन। हमारी हड्डियों में पाई जाती है कोलेजन प्रोटीन, हमारी त्वचा में पाई जाती है कोलेजन प्रोटीन। ध्यान रखना, चीजें याद करो यार, छोड़ो मत हो। और यूट्यूब का सहारा लेना मेरे भाई, आपसे इस बार बार कह रहा हूं, प्लीज यूट्यूब से क्वेश्चन जरूर पढ़ो, यूट्यूब से क्वेश्चन जरूर पढ़ो, समय निकालो, यूट्यूब से क्वेश्चन जरूर पढ़ो। अपना रजिस्टर, अपने नोट्स अपने पास रखिए। बुक मार्केट में पहुंच चुकी है, फिजिक्स केमिस्ट्री की, बायो की जल्दी पहुंच जाएगी। और अपनी किताब रखो, और कुछ भी नई चीज मिले जोड़ो, अपने नोट्सों में ऐड कर लो, जो किताब में मंगा लो भाई, सीधी सी बात है। चलिए,
घाव भरने के समय सर्वाधिक क्रियाशील होती है ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं। ठीक है, आगे देखो। एक है मैक्रोफेज। फाइब्रोब्लास्ट। मैक्रोफेज स्वाब में फैगोसाइटिक का मतलब होता है भक्षण करने वाली कोशिकाएं होती है। मैक्रोफेज स्वाब में मतलब इसका जो व्यवहार है वो फैगोसाइटिक है। फैगोसाइटिक एक शब्द है। वो कोशिकाएं जो हमारे शरीर के अंदर कोई बुरी चीज आ जाती है, कोई वायरस बैक्टीरिया जाता है तो उनका भक्षण करते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो जीवाणुओं का भक्षण करती है, ऐसी कोशिका जो जीवाणुओं का भक्षण करती है, फैगोसाइटिक कहते हैं। तथा अपमार्जा कोशिकाएं भी कहलाती है। मस्तिष्क की ग्लियल कोशिकाएं छोड़ो। यकृत में कूफर कोशिकाएं होती है कूफर कोशिकाएं। नाम आया था, यकृत में पाई जाती है कूफर कोशिकाएं। मरी हुई आरबीसी का भक्षण करती है कूफर कोशिका। तथा रुधिर की मोनोसाइट, आकार में सबसे बड़ी कोशिका। अरे हमने जब डब्ल्यूबीसी के प्रकार पढ़े थे ना, वहां एक नाम आया था मोनोसाइट। मानव शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, इस प्रकार की कोशिकाएं है। कोई आपसे पूछे कि भाई हमारा जो मोनोसाइट जो कोशिकाएं है वो इस प्रकार की है, मैक्रोफेज। कूफर कोशिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं? मैक्रोफेज। हम मैक्रोफेज का मतलब है वे कोशिकाएं जिनका मेनली काम होता है चीजों का भक्षण करना। वे कोशिकाएं जो भक्षण का काम करती है, भक्षण का काम करती है, मैक्रोफेज। कहां पाई जाती है कोशिका? तो बता दिए, यहां पाई जाती है। ये बढ़िया शब्द है, मास्ट कोशिका है। मास्ट कोशिका बढ़िया शब्द है भाई, ये बढ़िया शब्द है। कभी थोड़ा सा कोशिश करना ये शब्द हल्का सा याद रह जाए। मास्ट कोशिका है। देखिए यह एलर्जी क्रियाओं में भाग लेती है तथा शरीर की रक्षा भी करती है। ये कोशिकाएं ये 3 प्रकार के भैया, ये सब तो आरक है। एक तो ये हिपेरिन है ना, हिपेरिन एक प्रोटीन भी है। हिपेरिन प्रोटीन है, याद करो यार, अब तो बायोलॉजी पूरे होने पे आ रही है। हिपेरिन एक प्रोटीन है जो सिरा और धमनियों में रक्त का थक्का नहीं बनने देती है। हिपेरिन ब्लड में पाई जाती है। हिपेरिन प्रोटीन काम क्या है इसका? सिरा और धमनियों में रक्त का थक्का नहीं बनने देती है। तो ये किस कैटेगरी में आती है? मास्ट कोशिकाएं बोलते हैं इनको। ये मास्ट कोशिकाएं कहलाती है, इनको बोलते हैं। ये जरूर याद करना भाई, मास्ट कोशिकाएं कहलाते हैं। हिपेरिन याद कर लेना है। और यह रुधिर को जमने से रोकता है, ये हिपेरिन। हिस्टामिन दोस्तों, जब एलर्जी हो जाती है ना, यह एलर्जी की अवस्था में उत्तेजना पैदा करती है। जब आदमी को एलर्जी हो जाती है तो एलर्जी के समय ये उत्तेजना पैदा करने का काम करती है। 2 नाम जरूर याद करना, इनको बोलते हैं मास्ट कोशिकाएं। सीरोटिनिन को छोड़िए, इससे काम नहीं है। 2 नाम याद कर लेना, हिपेरिन और हिस्टामिन, इनको बोलते हैं मास्ट कोशिकाएं। ये एलर्जी क्रियाओं में भाग लेती है, शरीर की रक्षा भी करती है। चौथी प्रकार की कोशिका है लसिका कोशिका। अभी आया था ना एक, मैं बोल रहा हूं लसी का एक शब्द आ रहा है, लसिका। यह है लेम्फोसाइट्स। लसिका अरे ब्लड का ही एक भाग है, ऐसे समझ लो। लसिका हमारे शरीर में लाल खून है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी हम कट जाते हैं तो कभी मान लीजिए लाल खून नहीं निकल रहा, तो पहले सफेद सफेद सा एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, सफेद सफेद सा, तो वो है लसिका। उसमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा होती है, आरबीसी नहीं होती उसमें, इसलिए वो सफेद दिखता है, उसको बोलते हैं लसिका। तो उसमें क्या होगी? लसिका कोशिकाएं होती है उनमें। आगे देखो, ये शरीर के में प्रतिरक्षियों एंटीबॉडीज के संश्लेषण एवं संवहन का कार्य करती है। बहुत अच्छी चीज है लसिका कोशिका। एक तो लसिका का बनाएगी, सीधी सी बात है, लसिका का निर्माण करेगी ये कोशिका। दूसरी चीज ये क्या करती है? एंटीबॉडी प्रतिरक्षी, शरीर से लड़ने वाली चीजें, प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज का संश्लेषण एवं संवहन का कार्य करते हैं। ये ऊतकों के जीवाणुओं और हानिकारक पदार्थों से
रक्षा करती है। लसिका कोशिकाएं ऊतकों की बैक्टीरियाओं से और हानिकारक पदार्थों से रक्षा करती है, लसिका कोशिकाएं। और पांचवें प्रकार की कोशिका, पांचवें प्रकार की कोशिका प्लाज्मा कोशिका, प्लाज्मा कोशिका है। पांचवें प्रकार की कोशिका है, ये सबको पता है, ब्लड में 55% प्लाज्मा पाया जाता है, ब्लड में 55% प्लाज्मा पाया जाता है। तो ये लसिका कोशिकाओं के समान प्रतिरक्षी पदार्थों का ये लसिका कोशिकाओं के समान हमारे शरीर में एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। मतलब एक तरह से हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती है उनके संश्लेषण में भाग लेती है। दोस्तों भूल मत जाइए, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संयोजी ऊतक। तो वास्तविक संयोजी जो ऊतक होते हैं, सुनिए, वास्तविक संयोजी जो ऊतक होते हैं उनमें मैट्रिक्स भी होता है, तंतु भी होता है, उनके अलावा निम्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट कोशिकाएं, लसिका कोशिकाएं और प्लाज्मा कोशिकाएं, ये आपके वास्तविक संयोजी ऊतक में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। अब आता है हमारे पास में वास्तविक संयोजी ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। अब शुरू होता है, अब देखो, अब शुरू होता है, फिर बोल रहा हूं, वास्तविक संयोजी ऊतक जो है वो 5 प्रकार के 6 प्रकार का आपको पढ़ना है, 6 प्रकार का वास्तविक संयोजी ऊतक पढ़ना है। एक बार पढ़ लो भाई, अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा समय लग जाए, चीजों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, खींचो, कुछ छोड़ो मत हो, क्योंकि मेरे भाई मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। और अच्छे से देखो, फंसेंगे कहां, मैंने आपको हर दिन कह रहा हूं, बायोलॉजी कक्षा 11वीं से पूछी जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री जो है 9वीं 10वीं पढ़ लो, काम चल जाएगा, 100% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बायोलॉजी में ज्यादातर जो शब्द है वो कक्षा 11वीं से पूछे जाएंगे। हर दिन कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, जीवन में अगर बायोलॉजी में मान लीजिए कहीं पे बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन आए, तो मैं कह रहा हूं 3 क्वेश्चन तो पक्का, 3 क्वेश्चन तो पक्का कक्षा 11वीं से आएंगे। इसलिए थोड़ा सहारा ले लो 11वीं का। चलिए, ये एक एक करके हम पढ़ रहे हैं, इनमें से जो भी अच्छी चीज होगी छांट के तुमको देने वाला हूं। वास्तविक संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक, लो भाई, पहला ऊतक है अंतराली संयोजी ऊतक। अंतराली, एरोलार, देखो क्या है अंतराली संयोजी ऊतक, यह है त्वचा के नीचे खोखले अंगों, धमनी तथा सिराओं की भित्तियों पर पाया जाता है। भैया स्थिति पता करो, मैंने पहले के कौन सा ऊतक कहां पाया जाता है, यही सबसे काम की चीज है। अंतराली संयोजी ऊतक कहां कहां देखने को मिलेगा, त्वचा के नीचे, खोखले जो अंग होते हैं उनमें, धमनी और सिराओं की भित्तियों पर। धमनी और जो सिरा होती है, हमारी धमनी और सिराओं की जो भित्ति होती है, लेयर, भित्ति भित्ति भित्ति, उनमें आपको अंतराली संयोजी ऊतक देखने को मिलेगा। अंतराली का मतलब है गैपन के बीच में, कहीं जो गैप हो रहा है ना उनके बीच में। यह ऊतक विभिन्न ऊतकों के बीच का स्थान भरने तथा उन्हें जोड़ने व अंगों को उनके स्थान पर बनाए रखने में सहायता। अरे ऐसे समझो, कहीं बीच बीच में, कहीं बीच बीच में गैप नहीं रह जाता है, गैप, अरे ऐसे देसी भाषा में समझो, अंतराली संयोजी ऊतक कहां पाए जाएंगे, मान ले दो चीजों के बीच में गैप रह गया, तो उस गैप को भरने में, ऐसे समझो थोड़ी देर के लिए, जैसे ये कोई चीज है ना, ऐसे, अब इनके बीच में
ये इस जगह पे देखो, जैसे बीच में यहां देखो, इस जगह देखना, इस जगह देखना, तो ये बीच में कोई गैप रह गया। तो इन गैपों में, गैप को भरने में, गैप को भरने में, इनको भरने में कौन सा ऊतक काम में आता है? अंतराली संयोजी ऊतक काम में आता है। डेविड रॉय जी बहुत बढ़िया सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू भाई डेविड रॉय। मेहनत का काम है यार भाई, सच बता रहा हूं, मेहनत का काम है। और एक चीज, आप क्यों पढ़ने आते हो हमसे, इसका सबसे बड़ा रीजन है, कोई भी स्टूडेंट कोचिंग करने का सबसे बड़ा यह है कि वो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे अगर वो रोज पढ़ता रहेगा, रोज पढ़ता रहेगा, रोज पढ़ता रहेगा, ये ही जीवन की वास्तविक कुंजी है भाई। आपको बहुत नहीं पढ़ना, लेकिन रोज 1 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे रोज बायोलॉजी के लिए निकाल लो, अपना काम हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। हम भी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत अपनी तरफ से भी करो और इस बार मत छोड़ना भाई साहब। दूसरा, ये हो गया पहला। दूसरा है बसा ऊतक, ये मोस्ट है, एडिपोज ऊतक मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट आ रखा है बहुत सारे पुराने पेपरों में, इस ऊतक का नाम आ रखा है। कल की जब वो आपसे ये कह देना, डेविड रॉय एक बार नौकरी लगो, साथ पार्टी करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जो दिल से डावरा सर को लाइक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लग रहा है कि वास्तव में डावरा सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, सबसे बात फीस देखो यार, ये है वास्तविकता कि सबसे कम फीस में स्टूडेंट को बहुत कुछ सिखाने की ताकत रखता हूं, ये ही है बस मेरे पास। तो भाई लूटने वाला कुछ नहीं है यार। जिस दिन पूरी साइंस पढ़ लोगे ना, लगेगा यार गुरुजी आपने धन्य हो यार, गुरुजी इतनी फीस में आप विज्ञान सिखा रहे हो ना, और शायद इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता दुनिया में भैया। एडिपोज ऊतक, इंग्लिश नाम भी याद रखना मेरे भाई, इंग्लिश नाम भी याद रखना, एडिपोज ऊतक ये कहां पाया जाता है? पहले तो ये ध्यान रखना, ये वास्तविक संयोजी ऊतक पढ़ रहे हैं हम, और ये पाया जाता है कभी कभी, ये जो मोटापो आ जाए, मोटापो भाई, गल्ला भाई इनके मोटापो आ जाए, चर्बो जिम जा चमरो गल्ला, ऐसे देखना गल्ला भाई मोटर है भाई, आप में से है कोई मोटा, तो गल्लान की चर्बी पकड़ में नहीं आती, ऐसे पकड़ता है ना, ऐसे पकड़ पकड़ में नहीं आती है, क्यों? त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक जमा हो जाता है। ये जो मोटापा आ रहा है ना, मोटापा, ये एडिपोज ऊतकों के जमा होने की वजह से आता है। और भैया ये, हाँ प्लीज बुरा मत मानना, ये कोलेस्ट्रॉल का है, ये पूरा मामला कोलेस्ट्रॉल है, ये पूरा गेम कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहा है। और भैया हार्ट अटैक का रीजन बनता है ये चीज है ना। जो प्लीज अपने मोटापे को कम करो, थोड़ा सा शाम की टाइम घंटे 2 घंटे करो, इसको मोटापे कम करो। देखो मुख्य कोशिकाएं बसा कोशिका या एडिपोसाइट होती है, जिनमें बसा संग्रहित रहती है। व्हेल मतलब ये जो एडिपोज ऊतक है, ये ऐसे समझो ये हमारी त्वचा के नीचे ही है होने को तो, और इनमें बसा का संचय होता है। बसा बसा कोलेस्ट्रॉल जमा होता है इसमें, बसा बोल दो या कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है इन कोशिकाओं में। ये जो एडिपोज नामक जो ऊतक है ना, इनकी कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। जैसे देखो व्हेल का बल्बर, उसमें बसा के जमा होने से वो मोटी हो जाती है। ऐसे ये समझो, ये उदाहरण से समझ में आएगा। ऊंट का जो कुबड़ होता है ना भाई, इसको समझो, ये इससे बात समझ में आएगी। ऊंट का जो कुबड़ होता है ऊपर की तरफ, तो वो ऐसा कुबड़ क्यों हो जाता है अलग ही ऐसे मोटा मोटा सा? क्योंकि उसमें एडिपोज ऊतक है और वहां पे बसा का संचय हो चुका है, बसा जमा हो जाती है वहां पे। और मेरिनोवेड की मोटी पूंछ मुख्यतः बसा ऊतक की बनी होती है, बसा ऊतक की बनी होती है। ये आ सकता है। ऊंट की कुबड़, ये ध्यान रखना, वो पूछेगा ऊंट की कुबड़ में कौन सा ऊतक पाया जाता है? बसा ऊतक। सिरा और धमनियों की भित्तियों में, सिरा और धमनियों की भित्ति में
अंतराली संयोजी ऊतक। गुरुजी ये आप नहीं पढ़ाते ना, तो कहां मिलती है चीजें, हमको तो कभी नहीं मिलती है चीजें। अगला है हमारे पास में व्हाइट, श्वेत तंतु में ऊतक, श्वेत तंतु में ऊतक, फाइबर टिश्यू, फाइबर, श्वेत सफेद है, तंतु में ऊतक। देखिए मैट्रिक्स में केवल कोलेजन तंतु एवं मुख्यतः फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। अभी पढ़ाया था, दोनों चीज मैंने पढ़ा दी। जो हम पढ़ रहे हैं श्वेत तंतु में ऊतक, इसमें जो मैट्रिक्स तो तरल पदार्थ होता है, ये जो भी तरल पदार्थ है ना, इसको हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स। इस तरल पदार्थ को बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में केवल कोलेजन तंतु एवं फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। यह है टेंडन, भाई साहब ये शब्द इंपॉर्टेंट है, टेंडन या कंडाराओं का निर्माण करता है, जो पेशी को, मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ती है। एक शब्द पकड़ लीजिए, ये जो बार बार कह रहा हूं मेरा भाई, ये नाम बार बार परीक्षा में आया है, टेंडन या कंडारा। समझो समझो समझो, टेंडन या कंडारा क्या है ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। वापस समझना, अच्छे से सुनना। टेंडन या कंडारा क्या है, ये मैं आपको कंकाल तंत्र वाले टॉपिक में भी ये नाम बोला है अच्छे से। टेंडन या कंडारा एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। कैसा संयोजी ऊतक है? वास्तविक संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक। कैसा वास्तविक? इसमें इसको बोलते हैं श्वेत तंतु में ऊतक। ये वास्तविक संयोजी ऊतक का कौन सा प्रकार है? श्वेत तंतु में। इनमें जो टिश्यू पाए जाते हैं, फाइबर जो पाए जाते हैं, तंतु जो पाए जाते हैं, वो व्हाइट होते हैं, तो इसको बोलते हैं व्हाइट फाइबर टिश्यू होते हैं। टेंडन या कंडारा कहां है भाई साहब? ये आपकी हड्डियां है, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाली संरचना। ये आपकी हड्डी है, ये आपकी अस्थि है, ये आपकी मांसपेशियां है, और तो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाली संरचना को बोलते हैं टेंडन या कंडारा। ये है आपका टेंडन या कंडारा। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाली संरचना, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाली संरचना को टेंडन या कंडारा कहा जाता है। टेंडन या कंडारा कहा जाता है। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाली संरचना को टेंडन या कंडारा कहा जाता है। मेरे भाई और कुछ याद नहीं रहे तो ध्यान रखना, टेंडन या कंडारा एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। कौन सा संयोजी? वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक में भी ये एक प्रकार के फाइबर टिश्यू होते हैं, फाइबर टिश्यू होते हैं, व्हाइट फाइबर टिश्यू, व्हाइट फाइबर टिश्यू होते हैं। प्लीज मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, जितना बोलूं उतना तो याद करके चलना। अगला प्रकार का, अब येलो 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 इलास्टिक 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 टिश्यू। येलो 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 इलास्टिक 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 मतलब लचीलापन होना चाहिए टिश्यू। ये कहां पाया जाएगा? समझो, यह इलास्टिन, इलास्टिन तंतुओं का बना होता है, जिसके कारण यह लचीला होता है। भाई साहब हमारे शरीर के अंदर जो थोड़ा लचीलापन जो रहता है ना, ये इलास्टिन तंतुओं की वजह से होता है, इलास्टिन तंतुओं की वजह से होता है। चलो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मोस्ट है लाइन, यह लिगामेंट का निर्माण करता है। वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट, लिगामेंट, लिगामेंट, लिगामेंट। भैया लिगामेंट क्या करता है? अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, और तन्यता पाई जाती है इसमें। ये आपकी एक हड्डी है, ये आपकी एक हड्डी है, और ये आपकी दूसरी हड्डी है, ये आपकी दूसरी हड्डी है। मेरे भाई ये नाम भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को लिगामेंट कहा जाता है। बहुत अच्छा शब्द है, बार बार मोस्ट लगा रहा हूं। येलो, ये भी येलो इलास्टिन टिश्यू कहलाते हैं। सुनो, आपसे पूछेगा लिगामेंट कितनी बार आ चुका है मेरा भाई? हाथ, दोनों हाथ ऊपर कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। ये दोनों शब्द आपको नोट करने हैं। एक टेंडन या कंडारा, टेंडन या कंडारा में कौन सा ऊतक पाया जाता है? येलो फाइबर टिश्यू, येलो फाइबर टिश्यू, येलो फाइबर टिश्यू, येलो फाइबर टिश्यू। यहां सॉरी 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 सॉरी,
टेंडन या कंडारम पाया जाता है। व्हाइट फाइबर टिश्यू, व्हाइट फाइबर टिश्यू, व्हाइट फाइबर टिश्यू, व्हाइट फाइबर टिश्यू। लिगामेंट दूसरा रहा है, लिगामेंट। लिगामेंट बार बार लिख दूं, मोटा अक्षरों में अलग से लिख देते हैं। लिगामेंट शब्द का ध्यान रखना, लिगामेंट शब्द का ध्यान रखना, हिंदी में बोलते हैं स्नायु तंतु। स्नायु तंतु ये कहां होते हैं? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली, हड्डी, दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली संरचना, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को लिगामेंट कहते हैं मेरे भाई। अब ये ध्यान रखना, लिगामेंट एक प्रकार का, जैसे बोलो ऐसे सुन लो, लिगामेंट एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। संयोजी में कौन सा? वास्तविक संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक में कौन सा? येलो इलास्टिक टिश्यू, येलो इलास्टिक टिश्यू, येलो इलास्टिक टिश्यू, पीत लोचदार ऊतक, ये लिगामेंट जो है को बनाने वाला टिश्यू है। अगला है, अब मत करना भले याद, जालिका में संयोजी ऊतक। जालिका में, इस ऊतक में मुख्य कोशिकाएं मैक्रोफेज होती है। ये आपके लेवल का कत्ते नहीं है। इनमें जो कोशिकाएं होती है वो मैक्रोफेज, मतलब मैक्रो, मैक्रो भक्षण करने वाली, भक्षण करने वाली। यह ऊतक पलिहा की लाल पल्प तथा सफेद पल्प के रूप में थाइमस, थाइमस, थाइमस ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि पढ़ा चुका हूं। थाइमस, साथ में अस्थि मज्जा तथा आंत के पेयर के चकतों में पाया जाता है। ये वाला ऊतक कहां कहां पाया जाता है? तो अगर मोटे तौर पर आप बोलोगे तो एक तो पलिहा नाम याद कर लीजिए, तिल्ली 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 तिल्ली, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं इसको, पलिहा में, ठीक है, पलिहा याद करो डायरेक्ट। और एक थाइमस ग्रंथि, जो भक्षण करने वाली चीज होती है ना दोस्तों, थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षी ग्रंथि भी बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि। इसके अलावा अस्थि मज्जा, बस इतना सा याद कर लेना। इनमें पाए जाने वाला जो ऊतक है, इनमें पाए जाने वाला जो ऊतक है वो है जालिका में संयोजी ऊतक, जालिका में। और यह शरीर की प्रतिरक्षा में सहायक होता है। ये बात बढ़िया है, ये बात बढ़िया है, प्रतिरक्षा में सहायक होता है। अगला ऊतक देखिए, अगला एक ऊतक और देख लीजिए। हाँ भाई, एक और है, एक और है, श्लेष्मी संयोजी ऊतक। श्लेष्मी संयोजी ऊतक, यह मुर्गे की कलंक की, ओ हो, कभी देखा ही नहीं, कभी शायद जीवन में पहली बार सुन रहे। मुर्गा, मुर्गे में जो कलंकी होती है ना ऊपर, जय हो जय हो जय हो, उसमें भ्रूण की ओवल तथा आंख के विट्रल ह्यूमर में ये पाया जाता है ऊतक। जब हमने आंख का चित्र पढ़ा होगा तो उसमें दो प्रकार के द्रव है, एक है कचाव द्रव और एक था तेजो द्रव। दो प्रकार के द्रव है, एक है कचाव और एक था तेजो द्रव। तो एक बार विट्रल ह्यूमर को हिंदी में देखना क्या बोलते हैं, तेजो द्रव बोलते हैं या क्या बोलते हैं, चेक करना विट्रल ह्यूमर। तो ये आपको मोटो मोटो या तो याद हो जाएगा भैया, मुर्गे की कलंकी में कौन सा ऊतक पाया जाता है, कौन सा ऊतक पाया जाता है? ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये था हमारी तरफ से वास्तविक संयोजी ऊतक। अब इनके ऊपर मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा, इनके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा ज्यादा। दूसरा है कंकालीय संयोजी ऊतक, स्केलेटल कनेक्टिविटी टिश्यू। इसमें आपको दो चीज पढ़नी है जिनका जिक्र मैं बहुत बेहतर से कर चुका हूं।
हेलो। दूसरे प्रकार का ऊतक है कंकालीय संयोजी ऊतक। दूसरे प्रकार का ऊतक है कंकालीय संयोजी ऊतक। देखिए, यह ऊतक शरीर का अंत्य कंकाल बनाता है तथा मीजोडर्म से विकसित होता है। ये तो हम संयोजी ऊतक पढ़ रहे हैं ना, संयोजी ऊतक पढ़ रहे हो आप, ये तो पूरा ही मीजोडर्म से विकसित होगा। यह विभिन्न अंगों के आधार प्रदान प्रदान करता है और दो प्रकार का होता है। भैया मैं आपको इसके ऊपर समय खराब मत करना, अस्थि और उपास्थि वाला टॉपिक पढ़ा चुका हूं। आप इतना सा ध्यान रख लेना, मैं इसके बारे में बोल रहा हूं। उपास्थि कार्टिलेज, कार्टिलेज जो है नरम हड्डी होती है, जैसे हमारे पढ़ा दिए टॉपिक पूरा, नरम हड्डियां कार्टिलेज उपास्थि है ना। तो ये नरम हड्डियां होती है। 206 के अलावा जो हड्डी होती है ना, ये हड्डी है कानों में, इसमें हड्डी है, लेकिन इसमें हड्डी अस्थि नहीं है, अस्थि नहीं है, इसमें उपास्थि है। कार्टिलेज, कार्टिलेज नरम हड्डियां होती है, उपास्थि है ना। यह ऊतक भ्रूणीय अवस्था का निर्माण करता है। वयस्क अवस्था में यह केवल शरीर के कुछ भागों में, देखो कहां पाया जाता है, लैरिंक्स या कंठ में पाया जाता है, ये ट्रेकिया में पाया जाता है। ट्रेकिया श्वास नली में छल्ले देखे, छल्ले वो उपास्थि के बने थे, छल्ले याद कर लो। और ब्रोंकाई आदि में ये मिलते हैं तथा शेष भाग में अस्थियां पाई जाती है। नहीं, और भी बता दूं मैं आपको, डायफ्राम, डायफ्राम उपास्थि का बना होता है। ईयर पिन्ना कर्ण पल्लव उपास्थि का बना होता है। दो हड्डियों के बीच भी उपास्थि पाई जाती है। कहने का मतलब एक ही लाइन में, यहां पर बहुत ज्यादा उपास्थि का वर्णन नहीं है, पूरा पढ़ा चुका हूं। उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रियोलॉजी में किया जाता है। उपास्थियों को बनाने वाली प्रोटीन कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है, पूरा वहां पर। अब यहां इतना सा याद कर लो कि उपास्थि जो है ये एक प्रकार का कंकालीय संयोजी ऊतक है, कंकालीय संयोजी ऊतक है। अब उपास्थि की रचना, उपास्थि को बनाने में पेरिकॉन्ड्रियम, मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है और कॉन्ड्रियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। तीन चीज मिलकर उपास्थि की रचना करेंगी, उपास्थियां। तो उपास्थि से यहां बहुत ज्यादा चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। इसके बाद में अस्थियों की बात कर लेते हैं। अस्थि वाला टॉपिक पूरा पढ़ा चुका हूं, अस्थि वाला टॉपिक पूरा ही पढ़ा दिया है मैंने, अस्थि वाला टॉपिक पूरा पढ़ा चुका हूं। मीजोडर्मी कोशिकाएं अर्थात ऑस्टियोसाइट, ये कोशिकाएं होती है जो हमारी अस्थियों का निर्माण करती है। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन मैं पढ़ा चुका हूं भाई, पूरा चैप्टर। ये यहां ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वो ऑस्टियोलॉजी है। इसमें ऑस्टियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। ऑस्टियो, ऑस्टियो शब्द जो है अस्थि के लिए आता है, ऑस्टियो, इसमें ऑस्टियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। अब तो अस्थियों के बारे में बल बोलेगा ये। अस्थि निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टियो, देखो फिर ऑस्टियोजेनेसिस बोलते हैं। ऑस्टियो, अस्थि हड्डी बनने की प्रक्रिया को ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। अस्थि में मैट्रिक्स को ओसीन बोलते हैं। हड्डियों में जो मैट्रिक्स पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ओसीन। अस्थियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन का नाम है ओसीन, ओसीन। मैट्रिक्स का लगभग 62% भाग अकार्बनिक लवणों से और 38% भाग कार्बनिक लवणों से बना होता है। छोड़िए इसको, कोई मतलब नहीं है। अस्थि संयोजी ऊतक की परत पेरी ऑस्ट्रियम से ढकी होती है। स्नायु तथा कंडारा अस्थि से इसी झिल्ली द्वारा जुड़े होते हैं। अस्थि संयोजी ऊतक की परत पेरीओस्ट्रियम से ढकी होती है, पेरीओस्ट्रियम से ढकी होती है। स्नायु, स्नायु बोले तो लिगामेंट और टेंडन अस्थि से इसी झिल्ली द्वारा जुड़े होते हैं, पेरीओस्ट्रियम झिल्ली से जुड़े होते हैं। स्तनधारियों की लंबी अस्थियों के मैट्रिक्स में एक, ये शब्द बढ़िया है, हेर्वेरियस, हेफ्सियन, हेफ्सियन, हेफ्सियन नलिका, हेफ्सियन नलिका, हेफ्सियन नलिका,
हेप्सियन नलिका, हेप्सियन नलिका चारों ओर संकेंद्रित लेमेली के बीच पंक्तियों में ऑस्टियोसाइट होते हैं। भैया आपकी चीजों से रेंजों से बाहर है, कोई मतलब नहीं है, इनमें मत फंसो इनमें। अस्थि की 4 से 20 तक संकेंद्रीय लेमिली प्रत्येक हर्विशियन नलिका की गोलाई में घिरती है। ऐसी एक पूरी संरचना हर्विशियन तंत्र ऑस्टियन। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्यों फंस रहे हो इन शब्दों में? नहीं है, याद नहीं रखने। और ये आपका आ गया द्रव या तरल संयोजी ऊतक। इसमें आपको पढ़ना होता है रुधिर और लसिका। द्रव या तरल संयोजी ऊतक होते हैं। वास्तव में तरल संयोजी ऊतक का रूपांतरण होता है, यह ऊतक के में भ्रमण करता है, जिसके कारण इसको तरल संयोजी ऊतक, यह शरीर का लगभग 8% भाग बनाता है। भैया मैंने आपको कह दिया कि अब इसमें ब्लड पड़ा रखा है, तो ब्लड तो मैंने पूरा ही पढ़ा दिया। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है भाई साहब, पूरा ब्लड पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर आप एक दो लाइन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, पूरा ब्लड पढ़ा चुका हूं। यहां पर एक दो लाइन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, पूरा ब्लड पढ़ा चुका हूं आपको, पूरा ब्लड कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। बस आप थोड़ा सा इस लसिका को देख लीजिए। यहां से शुरू लसिका अर्ध पारदर्शी क्षारीय तरल है, जो रुधिर कोशिकाओं तथा ऊतकों के बीच पाया जाता है। रुधिर कोशिका और ब्लडों के बीच में पाया जाता है लसिका। लसिका में आरबीसी अनुपस्थित रहती है, बता चुका हूं। प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा कम होती है। लसिका में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा भी कम पाई जाती है। लसिका में प्लाज्मा तथा ल्यूकोसाइट पाई जाती है। लसिका वापस सुनो, कहीं मत फंसो। जो चीज मैं बोल रहा हूं, ज्यादा लिमिट से ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कतई जरूरत नहीं है। मैंने आपको पढ़ाने लायक जो चीज थी वो थी वास्तविक संयोजी ऊतक, वो मैंने पढ़ा दिया है। कंकालीय संयोजी ऊतक में मैं फिर कह रहा हूं, अस्थि और उपास्थि, दो बात लाइन याद कर लीजिए। अस्थि और उपास्थि में कंकालीय संयोजी ऊतक पाया जाता है। ब्लड और लसिका जो है ये आपके संयोजी ऊतक के ही भाग है। ब्लड और लसिका संयोजी ऊतक के भाग है। जितना याद करने के लिए बोलूं वो लाइन याद कर लीजिए, कहीं से इधर उधर की लाइनों नहीं पढ़नी आपको। देखिए, तो ये थी आपकी कहानी। इसमें से आज की क्लास में से मैं फिर कह रहा हूं, जो मैंने बोला है ना कि भाई ये याद करो, वो ही याद करना। जितने भी मेरे भाई हैं, मैं फिर कह रहा हूं, फालतू चीजों कतई हटा दो, काट दो, रगड़ा मार दो, हटा दो, साइड में पटक दो। मैं आपसे कह रहा हूं कि जितना बोला है बस उतना सा पढ़ो, इसके अलावा कतई याद मत करो। दुनिया में कोई आपसे इससे ज्यादा नहीं बोलेगा। बस यही कहानी है, बाकी का कल देखते हैं। अगला जो टॉपिक है ना दोस्तों, वो आपका वर्गीकरण आ रहा है, क्लासिफिकेशन, जिसको हम टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। टैक्सोनॉमी के अंदर ही वर्गीकरण नाम सुनने को मिलेगा। टैक्सोनॉमी सही में बड़ा अक्षर है, टैक्सोनॉमी वर्गीकी, उसका ही दूसरा नाम है वर्गीकरण। तो अगला जो टॉपिक का नाम आपको नजर आएगा वो टैक्सोनॉमी होगा, वर्गीकी बोले तो वर्गीकरण, जिसमें मैं आपको मेरे भाई पादप वर्गीकरण पूरा पढ़ाऊंगा, जंतु वर्गीकरण पढ़ाऊंगा। बड़ा चैप्टर है भाई, बड़ा चैप्टर है वर्गीकरण, और आप कहो तो 10 घंटे भी लग सकते हैं उस वर्गीकरण वाले चैप्टर के अंदर। और अगर देखो ये लंबे जो चैप्टर है ना, ये वास्तविकता है मेरा भाई, समझ, अगर ये रियलिटी है, अगर वर्गीकरण वाले टॉपिक को हम अगर अच्छे से लिख लिख के पढ़े, कहने का मतलब एक एक चीज लिखे, सही में 20 घंटे से कम नहीं लगेगा, 20 घंटे से कम नहीं लगेगा वर्गीकरण में। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि चीजों को, अच्छी चीजों को मैं नोट करके लाऊंगा, फालतू चीज साइड में कर दूंगा बिल्कुल भी। और वर्गीकरण में पादप वर्गीकरण पूरा पढ़ना है, जंतु वर्गीकरण पूरा पढ़ना है, वायरस, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, ये सभी वर्गीकरण के अंदर आते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, और कम से कम नहीं तो अगली 10 घंटे की क्लास जो है
वो टैक्सोनॉमी के ऊपर होगी। 10 से 12 घंटे की क्लास टैक्सोनॉमी पर और 7 घंटे की क्लास जो है वो आपके प्लांट मॉर्फोलॉजी पे बसती है। मतलब जहां तक मुझे पूरा विश्वास है, अगले 20 दिन के अंदर ये पूरी बायोलॉजी हो जाएगी जो आपको चाहिए, है ना। और उसके बाद इस बायोलॉजी से दूर हट जाना कोई मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि फिर चीजें याद नहीं रहती है मेरे भाई। लिमिट से ज्यादा फिर चीजें याद ही नहीं रहेगी तो उसको क्या करना। हाँ, अगर कोई मुझे लगेगा कि यार इस टॉपिक में से ये 10 लाइन बता दो बच्चों को, मुझे लगेगा कि ये टॉपिक है, पढ़ाना नहीं है, फालतू की रामायण मत बांचिए, इस टॉपिक में से ये 10 क्वेश्चन बच्चों को रटा दो, तो मैं उस टॉपिक की 10 लाइन आपको बता दूंगा। मुझे लगेगा कि इस टॉपिक में से बच्चों को ये 15 लाइन बता दो, तो वो 15 लाइन में आपको लिखा दूंगा। लेकिन चैप्टर बड़े दो बचते हैं, दो, 10 दिन की टैक्सोनॉमी, 5 दिन में प्लांट मॉर्फोलॉजी। मतलब कहने का मतलब, और उसके बाद में मैं आपको वापस से जो भी भाई, अगर कुछ स्टूडेंट फिजिक्स भी पढ़ ली, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ लिया, कुछ ने बायोलॉजी पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा हम वापस से फिजिक्स चालू कर देंगे, फिर फिजिक्स चालू कर दूंगा, है ना। और कोई टेंशन नहीं है, पढ़ते रहो, मैं ये चलता ही रहेगा लाइव तो, है ना, इसमें छोड़ दूंगा ही नहीं। आप तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करते रहो, चलता ही रहेगा। और इसके अलावा ये है कि अपने नोट्स खुद बनाने की कोशिश करो। मैं तो ये कहता हूं, बुक मार्केट में आ चुकी है, तो बायोलॉजी की भी आ रही है जल्दी से, तो फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो उससे पहले बुक मंगा लेना, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उससे पहले बुक मंगा लो, क्योंकि फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो बुक मैंने भेजी है ना, सेम डिटो जो पढ़ाऊंगा ना, वो हर एक लाइन उस बुक में मिलेगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।